हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं आज शुरू वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1 इंटरफेरेंस से शुरुआत कर रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन की जितनी थ्योरी है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, समय कम है तो काम की बातें ज़्यादा करनी है। एग्ज़ाम्स लगभग लगभग एक महीना ही बचा है, या उससे भी कम ही मानो, क्योंकि एक दो दिन ही तो बचे हैं। 22-23 को एग्ज़ाम है, तो एक महीना बचा है। उसके अंदर जो कुछ कर सकते हैं, जितना कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं वही करना है। तो लीनियर सुपरपोजिशन से काम शुरू करना है। वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1 इंटरफेरेंस। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है वेव और साउंड वेव। वहाँ हमने प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन देखा था। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, ये क्या होता है? सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन चीज़ क्या है, कि अगर किसी मीडियम में दो वेव्स आएँ, एक साथ सुपरपोज हों, एक ही जगह पर एक ही समय पर दो वेव्स एक साथ पहुँचें, तो ऐसे समय पे मीडियम के उस पार्टिकल को दोनों वेव्स अपने अपने अकॉर्डिंग ऑसिलेट कराना चाहती हैं, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। यानी कि ये कहते हैं कि ये y है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये पहली वेव डिस्प्लेस कराना चाहती थी और ये दूसरी वेव डिस्प्लेस कराना चाहती थी। और सिर्फ दो के लिए नहीं, और भी अगर वेव सुपरपोज हो रही हैं तो उनके लिए भी लॉ एप्लीकेबल है। ये लॉ हमने पढ़ा था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हमने पढ़ा था गैस में, साउंड वेव में, और ये चीज़ हम लोगों ने स्ट्रिंग में वेव में भी पढ़ी थी, तभी तो स्टैंडिंग वेव बनती थी। लाइट भी वेव है, तो लाइट भी ऐसा फिनोमेना फॉलो करेगी और करती है। लाइट के अंदर कौन सी चीज़ें चलती हैं? लाइट में तो कोई पार्टिकल नहीं होता है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन है तो लाइट वेव ही, तो वेव है तो सुपरपोजिशन फॉलो करेगी। जब ऐसा होता है तो लाइट के अंदर ऑसिलेट कौन करता है? लाइट के अंदर ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सुपरपोजिशन होता है लाइट के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सुपरपोजिशन होता है। मतलब कोई एक पी पॉइंट है, यहाँ पर एक जगह से एक साउंड वेव, लाइट वेव आई, दूसरी जगह से दूसरी लाइट वेव आई। इसके यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, ये y1 डिस्प्लेस कराना चाहता है, ये y2 डिस्प्लेस कराना चाहता है। ये जो y आने वाला है ये y1 प्लस y2 आने वाला है। ये हम एनालॉगी करते थे जब हम लोग साउंड वेव पढ़ते थे, या हम लोग पढ़ते थे स्ट्रिंग में वेव। पर अब क्योंकि लाइट है, तो लाइट में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ कौन? E2। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट वुड बी E1 प्लस E2। अच्छा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन होना है, बिल्कुल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन होना, जरा वेव की इक्वेशन देखो। वेव की इक्वेशन ये पड़ी थी A साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। अच्छा, जरा लाइट वेव की इक्वेशन लिखो। लाइट वेव की इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। एक जैसी इक्वेशन है, बिल्कुल शक्ल एक जैसी है, कहानी अलग है। यहाँ बात इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की हो रही है, देयर इज नो ऑसिलेशन ऑफ एनी पार्टिकल। और y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट में पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात हो रही है, रियल मटेरियल पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो ये एक तरह से फील्ड थ्योरी है, लेकिन हाँ, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि जो सुपरपोजिशन होगा वो ई नॉट का नहीं होने वाला है, वो ई का होने वाला है। हैं, E1 E2 लिख लीजिए, तो आप ई को सुपरपोज करा रहे हैं, यानी कि ई नॉट और ये पूरा का पूरा जो फेज़ है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, अंदर का जो फेज़ है, ये पूरा का पूरा हिस्सा सुपरपोज होगा। तो साइन के टर्म के जुड़ने के अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन होने वाला है। तो सिंपल ई नॉट या E1 प्लस E2 आंसर नहीं आएगा। E1 प्लस E2 करने के बाद इसके हिसाब से जो कुछ भी होता है वहाँ से हम वेक्टरली चीज़ों को ऐड करते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर की तरह आता है। ये बात हम लोग वेव में सीख चुके थे। ऐसा करने पे जो ई नेट आएगा, वो ई नेट बेसिकली E1 प्लस E2 भी हो सकता है, ई नेट की वैल्यू ग्रेटर देन E1 प्लस E2 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द फेज। और ई नेट की वैल्यू लेस देन E1 प्लस E2 भी हो सकती है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो फेज पर डिपेंड करेगा, या दोनों के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, रिजल्टेंट वेव जो है वो कैसी दिखाई देगी, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो रिजल्टेंट वेव आ रही है ई नेट,
उसमें मान लेते हैं ई नॉट नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा क्यों चेंज कर दिया, नेट है इसलिए उसका कोई दूसरा फेज़ है। के और एक्स क्यों चेंज नहीं किया और ओमेगा क्यों चेंज नहीं किया, हम सीख चुके हैं दो प्रोग्रेसिव वेव जब सुपरपोज होती हैं तो हमेशा हमेशा उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। तो के और ओमेगा सेम है, बहुत अच्छी बात, के और ओमेगा सेम है। सबको पता है कि जो इंटेंसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो जो ई नॉट नेट हमने लिखा, नेट था एम लिख दिया गलती से, ई नॉट नेट इसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगी इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी ई नॉट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है और ई नॉट तो अपने आप पे इनके सुपर पोजिशन पे डिपेंड करा था, वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। और इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हम कहते हैं कि हमें ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि कितनी ब्राइटनेस दिखाई देगी इस बात पे डिपेंड करता है कि दो लाइट वेव्स आपस में किस तरह सुपरपोज हो रही हैं। तो ब्राइटनेस कैन बी ग्रेटर, ब्राइटनेस कैन बी स्मॉलर, ब्राइटनेस कैन बी इन बिटवीन, और ब्राइटनेस कैन कैंसल आउट टू ज़ीरो। ये भी हो सकता है अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर हों और फिर ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो ब्राइटनेस ज़ीरो हो जाएगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सारा कुछ पॉसिबल है। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं साउंड वेव और लाइट वेव में, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट वेव की चर्चा करो, EMW लाइट वेव। लीनियर सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, दो तरह के फिनोमेनास बनाते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, इसको तो हम ये बोलते हैं, सबसे पहले तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस हम दो तरह से करते हैं या दो तरह से होता है, एक तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक, ये दो एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ने हैं। यही कहानी अगर साउंड में होती, लीनियर सुपरपोजिशन, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कई कारणों से हो सकता था। ओमेगा में चेंज की वजह से, एक्स में चेंज की वजह से, टी में चेंज की वजह से, फाई नॉट में चेंज की वजह से, तो कई सारे फिनोमेनाज हमें मिलते हैं। इंटरफेरेंस वहाँ भी मिलता था, याद करो तो, साउंड में भी बताया था और स्ट्रिंग में वेव में भी बताया था। पहली चीज़ तो डाइफ्रैक्शन दिखाई देता है, और डाइफ्रैक्शन मुझे यहाँ भी मिलेगा, डो नॉट कंसीडर कि डाइफ्रैक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, लाइट में भी दिखेगा। दूसरा मुझे बीट दिखाई देता है। तीसरा मुझे स्टैंडिंग वेव मिलती हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेव सुपरपोज करें तो स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्सल भी हो सकती हैं। फिलहाल हमारा कंसर्न है लाइट को पढ़ना, तो हम लाइट को ही पढ़ने जा रहे हैं और वहीं से कहानी शुरू करते हैं। और अब स्टोरी चालू होती है इंटरफेरेंस की, कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे करना है। क्योंकि हम इंटरफेरेंस भी कर चुके हैं साउंड वेव में और स्ट्रिंग की वेव में, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इस पर बेसिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेरेंस क्या होता है तो वो क्लियर होगा। सुपरपोजिशन हो, दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, ध्यान रखें कि लाइट सुपरपोज करती है एक दूसरे को और उसके बाद हमेशा हमेशा कोई ना कोई इंटरफेरेंस दिखाती है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाती है। हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसका कारण कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है। लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ध्यान रखें इस बात को। और जितने भी सुपरपोजिशंस आपको दिखाई देंगे वो नैनो सेकेंड्स में ख़त्म हो जाते हैं, और नैनो सेकेंड के अंदर की जो कहानी है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बनाने पड़ते हैं, कि ऐसे स्पेशल केसेस जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस पैटर्न और इतनी देर तक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता रहे कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस क्या है। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, तो दिमाग में बात आती है कि कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि तभी इंटरफेरेंस होगा, तो जवाब है नहीं। इंटरफेरेंस होता है जब भी सुपरपोज होंगी वेव्स, इंटरफेरेंस ही होगा, मगर इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न का लाइफ टाइम है वो इतना छोटा होता है नॉर्मल केसेस में कि वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए हम सिर्फ वो स्पेशल केसेस लेंगे जहाँ पर इंटरफेरेंस दिखाई दे, उन्हीं को हम बोलते हैं कि कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस क्या है। पहली चीज़, जो दो वेव्स हैं, टू वेव्स मस्ट ट्रेवल
इन द सेम डायरेक्शन। पहली बात तो ये कि सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। दूसरी बात, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। ये क्या बात हुई? सेम डायरेक्शन की बात हो तुरंत समझ आती है। कोहेरेंट की क्या बात होती है? कोहेरेंट की सुने क्या बात है? कोहेरेंट वेव वो होती हैं या कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी जो सुपरपोज हो रही हैं। और दूसरी बात, दोनों वेव्स में जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ नहीं बदलेगा, वो जीवन भर कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अगर ऐसा हो जाए कि दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हों और उन दोनों में फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो और फेज डिफरेंस दोनों का समय के साथ ना बदले, तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग नाम देते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। ऐसी वेव्स कहलाती हैं कोहेरेंट वेव्स। और ऐसी कोहेरेंट वेव्स हमेशा सुपरपोज जब होती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा बनता है जो कि इतने समय के लिए बनता है कि हमें आसानी से साफ सुथरा अच्छा दिखाई देता है, डिटेक्टेबल होता है। जरा इंटरफेरेंस करके देखें हैं, या इंटरफेरेंस की बातें कर लें कि इंटरफेरेंस किस किस तरह से किया जा सकता है। इंटरफेरेंस के दो तरीके हैं। पहला कि वेव फ्रंट को डिवाइड कर लो, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट को डिवाइड करने का क्या मतलब है? याद करो, हाइगन प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने वेव फ्रंट कर रखे हैं कि क्या होते हैं, तो कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वैसे भी 13 वाले बच्चों को ही आता है। वेव फ्रंट कैसे, जैसे YDSE के अंदर काम किया करते थे। ये YDSE में क्या किया करते थे? दो स्लिट्स बनाते थे, फिर यहाँ से एक सोर्स से लाइट निकालते थे, यहाँ से निकालते थे, तो इसकी वेव फ्रंट बनाओ और इसकी वेव फ्रंट बनाओ। और सोच कर देखो, यहाँ पे तुमने सोर्स रखा था तो वेव फ्रंट तो एक ही आ रही थी। आपने दो न्यू सोर्सेज बनाए एक सोर्स को स्प्लिट करके, तो क्या हो गया? YDSE का काम हो गया, और यहीं पे वेव फ्रंट स्प्लिट हो गई। ये YDSE में किया जाता है। इसके अलावा फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म, ये आखिरी में पढ़ाऊंगा टॉपिक, इसमें किया जाता है। और एक होता है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, उसमें भी यही काम किया जाता है कि हम क्या करते हैं, वेवफ्रंट्स को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो सोर्स है उस सोर्स से निकलने वाली वेव्स को स्प्लिट करके मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है इसको करने का, दैट इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है? याद करो, अगर साउंड वेव या स्ट्रिंग वाली वेव याद है, जहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ाया था, और वहाँ पे एक चीज़ सीखी थी जब भी मीडियम चेंज होगा तो इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आएगा तो तीन ही बातें होती हैं सोर्स के साथ या वेव के साथ। वो ये कि साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है, वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, और एक इंसिडेंट वेव हुआ करती है। तो हम जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव है वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि जो मीडियम की रेयरिटी या डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, एक दूसरे से कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। द ग्रेटर द चेंज, द ग्रेटर द चेंज इन एम्पलीट्यूड, है ना। तो एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला भी देखे थे हम लोगों ने। तो वहाँ पर अगर हम ये कहें कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल यहाँ पे आता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता क्या है कि मान लो आपने एक थिन फिल्म ली, सो बबल जैसी, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट कराई, ये रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक रे अंदर भी जा सकती है और यहाँ निकल गई और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट तो हो सकती है। गौर से देखो, अगर मैं अंदर के मीडियम को डेंसर लूँ, बाहर रेयरर अंडर डेंसर, तो क्या ये रे आ रही है? क्या डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है? यानी डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट जब होगी तो जो फेस का डिफरेंस आएगा वो तो सर जी पाई आ जाएगा। जैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा डेंसर बाउंड्री से, फेस डिफरेंस आ जाएगा पाई का, और दूसरा फेस डिफरेंस आते ही एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात जो है, एम्पलीट्यूड चेंज करना और फेस चेंज करके इंटरफेरेंस कराना, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस का हिस्सा है। शुरुआत हमारी होगी YDSE से, और बेसिक हम YDSE ही करने वाले हैं। YDSE से पहले हम ये कर लेंगे कि बिना YDSE पढ़े ढेर सारा इंटरफेरेंस करा के देख लेंगे, बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से काम चालू करेंगे। तो शुरुआत इंटरफेरेंस की, बेसिक ज्ञान इंटरफेरेंस पे कि क्या होता है इंटरफेरेंस वो करते हैं। ऑल्दो हम इंटरफेरेंस कर चुके हैं, आता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस करना है, कर लेते हैं। देखो एक वेव है जिसकी वैल्यू है मान लो a1, फिर इसको लिख लें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। इसको लिखो y2, इसको लिखो a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। फिर वही बात कि पहले वाले का कोई फेज़ क्यों नहीं है, तो जो भी उसका फेज़ है उसी को हमने बेस बना लिया। तो उसको ज़ीरो कर लिया, तो सेकंड वाला जो है वो फाई नॉट हो गया। तो मतलब ये है कि किसी एक का फेज़ नहीं है, ये जो फाई नॉट है दोनों का फेज़ डिफरेंस है। अब जो y है वो बेसिकली y1 प्लस y2 बनने वाला है। क्योंकि ये y1 प्लस y2 बनने वाला है तो हमें लिखना चाहिए a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा लिखना चाहिए इसको a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। यहाँ पर कुछ बातें हैं क्या, इसको आप a बनाइए, इसको भी आप a बनाइए, इसको आप b बनाइए। तो गौर से देखो पहला वाला टर्म तो आप ऐसे ही लिख लो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो बना क्या ये साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक, ये फॉर्मूला। अब पहला टर्म और दूसरा टर्म देखो, इसमें से एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, शायद दिख रही होगी, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लीजिए। तो आएगा क्या a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट कॉमन, ये एक ही में आ गया, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इधर आ गया। सेकेंड टर्म क्या है, दैट इज a2 साइन फाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने इसको अलग क्यों किया, उसका लॉजिक है, जो टाइम पे डिपेंडेंट टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया है। अच्छा, अब क्या किया जाए, देखो ये जो टर्म है इसको सेलेक्टिवली आर कॉस अल्फ़ा, और ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं बदल रहा है ना, इसको बोला जाए आर साइन अल्फ़ा। ये काम अगर कर लिया जाए तो देखो क्या बनेगा, इससे हम लिखते हैं आर कॉस अल्फ़ा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आर साइन अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। गौर से देखो आर को कॉमन ले लो, यहाँ से आर को कॉमन लेते ही बचेगा मेरे पास कॉस अल्फ़ा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बचा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर अब दोबारा फॉर्मूले को पहचानने की कोशिश करो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बन गया, यानी साइन ए प्लस बी है, यानी कि आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फ़ा, ये लिखा था अभी, ये वाई बन गया। जहाँ पे अगर मैं आर को देखूँ तो आर की वैल्यू है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई नॉट बिटवीन देम, जो फाई इनका फेस डिफरेंस था शुरुआत का। और अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स a2 साइन फाई नॉट अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट। ये दो चीज़ें निकल के आती हैं, ये इंटरफेरेंस की बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप वेव को इंटरफेयर करा रहे हैं, देखो दो प्रोग्रेसिव वेव थी, आगे बढ़ रही थी, ट्रैवल कर रही थी, और दोनों को सेम डायरेक्शन में आप सुपरपोज कराइए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो वेव बन के आती है दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव वेव, ये वेव भी आगे चलेगी, ठीक, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ से सारी कहानी जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड पर है, तो एम्पलीट्यूड को ही देखा जाए, क्योंकि इंटेंसिटी तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी, और वो इंटेंसिटी ही बताएगी हमें कितनी ब्राइट इमेज दिखने वाली है। तो इंटेंसिटी की चर्चा करो, आर स्क्वायर की वैल्यू बन गई बेटा आपकी a1 स्क्वायर, मैं एम्पलीट्यूड की डिस्कशन कर रहा हूँ, a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस फाई नॉट। एक बात तो लॉजिकल है कि जो तुम्हारा a1 a2 है ये समय के साथ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसका कर सकते हैं, फाई नॉट का।
फाई नॉट का क्यों? क्योंकि दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि समय के साथ ना बदले, लेकिन शुरुआत में कितना था वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। तो अगर फेज डिफरेंस हम डिसाइड कर सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंसेस की वेव्स के सुपरपोजिशन से डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स आने वाले। तो अगर मैं कहूँ कि आर मैक्स किस कंडीशन पर होगा, तो A1 A2 तो उतने ही है जितने थे, वो तब होगा जब कॉस फाई नॉट की वैल्यू +1 होगी, दैट इज़ मैक्सिमम। और ऐसे ही जो आर में मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक। जब भी कभी कॉस फाई नॉट की वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कॉस फाई की वैल्यू +1 होने पर आर की क्या वैल्यू निकलेगी वो देखो। आर की वैल्यू निकलेगी A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2, और कॉस फाई की वैल्यू तुमने 1 बना दी है, इधर रूट लगा दीजिए। अब देखिए अंदर क्या लिखा हुआ है, A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि A1 प्लस A2, ये बन जाएगी आर की वैल्यू, ठीक। ये बन गया बेटा आपका मैक्सिमम, तो इसको आर मैक्स लिख देना चाहिए, ठीक। ये होगा कब, इसकी कंडीशंस क्या हैं, तो सारी चीज़ें फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही हैं, तो कंडीशंस फेज डिफरेंस की लिखें। ये तब होगा जब हमारे कॉस फाई नॉट की वैल्यू जो है वो +1 होगी, दिमाग में रखें, -1 नहीं, +1, +1 होगी। और +1 में जो फाई नॉट की जनरल वैल्यूज़ हैं वो या तो 0 होगी, या तो 2 पाई होगी, रिपीट करेगा ना, या तो 4 पाई होगी, या तो 6 पाई होगी, यानी इवन पाइज, यानी कि n पाई की 2n पाई, 2n पाई। और n की वैल्यू आप 0 से शुरू कर सकते हैं, ठीक। ये अच्छा, इसी के बाद अब अगली स्टोरी जो है वो आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब, अब देखो, कॉस फाई की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है -1। जैसे ही आपने कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम रखी, -1 रखी, तो जो आर है वो भी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि वो कितना बन जाएगा, गौर से देखें, वो बन जाएगा A1² प्लस A2² -2 A1 A2, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू -1 हो चुकी है। ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी A1 A2। और दिमाग में एक बात रखें कि A1 A2 ही नहीं, अगर ये A2 बड़ा है तो A2 A1 भी लिखेंगे इसको, मतलब नेगेटिव नहीं लाना है एम्पलीट्यूड को, है ना। और एम्पलीट्यूड को नेगेटिव पॉजिटिव क्या दोनों ही तरफ होता है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही पकड़ के चलनी है, तो A1 डिफरेंस A2 को समझ के चलना। ये जो कंडीशन है इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। जबकि हमारे आर की वैल्यू मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ये होगा कब, तो ये होगा तब जब कॉस फाई नॉट की वैल्यू -1 होगी, यानी फाई नॉट की वैल्यू जो है वो 0 पे तो मैक्सिमा होता है, फाई नॉट की वैल्यू जो है वो पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, तो ये काम हो जाएगा, मतलब सारे ऑड पाइज में, बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई, कोई दिक्कत। और जो n की वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा इसको 2n - 1 पाई भी बना सकता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो डिपेंड्स कि आप n की क्या वैल्यूज़ ले रहे हैं, आप फॉर्मूले को वेरी करा सकते हैं, तो कोई बड़े चमत्कार नहीं है, सिंपल बातें हैं, ठीक है, आसान बात थी। इसी के आगे का डिस्कशन देखो क्या है। अब हमारे पास वेव्स में 2-3 बातें आती हैं कि अब मैं वेव की इक्वेशन को अगर लिखूं, देखना, वेव की इक्वेशन है y = a sin ω t - kx। दूसरी इक्वेशन क्या थी, a sin ω t - kx प्लस फाई नॉट, ये थी। यहाँ पे हम y1 y2 लगा दें, a1 और a2 लगा दें। यहाँ पर जो फेज़ डिफरेंस है, टोटल फेज़ डिफरेंस, फेज़ क्या होता है वो समझ लो पहले,
कि वरना कन्फ्यूज़न रहता है कई बच्चों को, इनिशियल फेज़ को ही ओरिजिनल फेज़ मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो टोटल साइन का आर्ग्यूमेंट है इसको हम बोलते हैं फेज़, और ये जो इनिशियल वैल्यू है टाइम 0 x 0 रखने पर भी जो वैल्यू बच जाएगी, इस इंडिविजुअल टर्म को हम बोलेंगे इनिशियल फेज़, इनिशियल फेज़ कांस्टेंट। ठीक, तो फेज़ और फेज़ इनिशियल फेज़ कांस्टेंट में डिफरेंस है। अब अगर मैं फेज़ यानी कि φ2 माइनस φ1 निकालूं, दैट वुड बी कॉल्ड डेल्टा फाई फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ डिफरेंस क्या होगा समझो, फेज़ डिफरेंस होगा सेकंड वाला फेज़ ये माइनस फर्स्ट वाला फेज़ ये, तो ओमेगा टी और के एक्स तो कट जाएंगे सीधे सीधे, तो हमारे पास बचेगा वो φ0। लेकिन यही स्टोरी कई कारणों से हो सकती है, ये जो फेज़ डिफरेंस है कई कारणों से हो सकता है। व्हेन डेल्टा फाई इज ओनली ड्यू टू इनिशियल फेज़ डिफरेंस, तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम करेगा। अब सेकंड केस क्या बना लीजिए, आप सेकंड केस कहिए कि डेल्टा फाई इज ओनली ड्यू टू चेंज इन एक्स, मतलब जो y1 की वैल्यू है दैट इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, और y2 की जो वैल्यू है वो है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। और यहाँ बिल्कुल माना गया है कि इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है। ऐसे में जो तुम डेल्टा फाई लिखोगे तो तुम्हें खुद को दिखाई दे रहा है कि डेल्टा फाई की जो वैल्यू है ओमेगा टी कट जाएंगे, के बाहर आ जाएगा और लिखोगे x2 माइनस x1, और जो भी बड़ा है उसको पहले और जो छोटा है उसको बाद में, यानी कि डिफरेंस लिख दिया बेसिकली। के की वैल्यू जो है वो 2π/λ होती है, इसको वेव नंबर बोला जाता है, और ये x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 इनका डिफरेंस डेल्टा x कहलाता है। ये जो फाई लिखा हुआ है डेल्टा फाई, ये टोटल फेज डिफरेंस कहलाता है, फेज डिफरेंस। और जो डेल्टा x हमने लिखा है, ये डेल्टा x जो है वो पाथ डिफरेंस कहलाता है, कि ट्रैवल किए गए पाथ में कितना डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस की वजह से भी इंटरफेरेंस होता है और अच्छे खासे इंटरफेरेंस पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अलावा बनाया जाए, इफ़ डेल्टा फाई इज ओनली ड्यू टू चेंज इन टाइम, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो बन जाएगी ओमेगा बाहर T2 माइनस T1। आप देखो कि आप एक्स एक्स बराबर कर लो ऊपर की इक्वेशन में, एक को ओमेगा 1 एक को ओमेगा टी बोल दो, तो सॉरी एक को T1 और एक को T2 बोल दो, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T टाइम ऑफ ऑसिलेशन, एंड दिस इज स्मॉल टी। ये भी एक फार्मूला बन गया। हमारे मेन कंसर्न का जो फार्मूला है वो ये सब नहीं है जो ये लिखे हैं, वो ये फार्मूला काम का है जो ये पाथ डिफरेंस से आया है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर YDS ही मैंशनड है और उससे सवाल पक्का पक्का आता है, और वहाँ की कहानी जो हमें पढ़नी है वो स्पेसिफिकली पाथ डिफरेंस की वजह से पढ़नी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला या रीज़न फॉर द इंटरफेरेंस। ठीक, अब स्टोरी आती है इंटेंसिटी की। सबको ये बात पता है कि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू ए स्क्वायर। तो ज़रा रिजल्टेंट इंटेंसिटी की चर्चा करो आई नेट की, तो वो तो बन जाएगी के इंटू A1 स्क्वायर प्लस के इंटू A2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू A1 इंटू A2 इंटू कॉस फाई नॉट। ठीक, और ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, बेसिकली इस आई नॉट को यहाँ देख लो, ये आई नेट को, तो आई नेट बेसिकली होगा क्या, के इंटू आर। आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अभी लिखा था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वही यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं I1, सेकंड वाले को लिख सकते हैं I2। अब 2 ऐसे ही रखो, A1 के साथ के को अंदर ले जाओ तो के अंदर चला गया A1 स्क्वायर, और जो बचा हुआ के है उसको A2 के साथ अंदर ले जाओ तो ऐसे लिख सकते हो, ये बन जाएगा बेटा आपका cos फाई। ये आया I1, ये आया I2, ये आया 2, और फिर ये बन गया √I1,
ये बन गया रूट आई टू। तो आप रूट के अंदर ले जाइए I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट, ये बन गया बेटा आपका आई नेट। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये भी देखो तो कॉस पर ही डिपेंड कर रहा है, मैंने सारी कहानी एम्पलीट्यूड से बता दी थी, उसी सारी की सारी स्टोरी को यहाँ पर आप बता सकते हैं इंटेंसिटी से, कि कितना ब्राइटनेस आपको नज़र आएगी। ये बात आप इंटेंसिटी से समझा सकते हैं, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आप बता सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर से वही कि कहानी कॉस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर देखो तो कॉस पे डिपेंड करी, तो मैं आई मैक्स की अगर मैं चर्चा करूँ तो आई मैक्स तो मुझे तब मिलेगा जब मैं कॉस फाई की वैल्यू को मैक्सिमम रखूँगा, यानी +1 रखूँगा। तो ये तब मिलेगा जब कॉस फाई की वैल्यू जो है वो +1 होगी। तो यानी आई मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2। इसको देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ I1 + रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो आएगा रूट I1 का स्क्वायर यानी I1, फिर I2 और इसी तरह 2 रूट I1 I2। ये हिस्सा बन जाएगा। कॉस फाई की वैल्यू +1 होने पर मुझे आई मैक्स मिलेगा। अच्छा, अच्छी बात है, मिलेगा, बढ़िया है। आई मिनिमम की चर्चा करो। आई मिनिमम की चर्चा क्या होगी, आई मिनिमम तब मिलेगा जब कॉस फाई नॉट की जो वैल्यू है वो -1 मिलेगी, यानी कि ये मिलेगा I1 + I2 -2 रूट I1 I2, और बाकी सारी इंटेंसिटीज़ इन दो मैक्सिमाज और मिनिमाज के बीच में ही मिलने वाली हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी रूट I1 - रूट I2 का होल स्क्वायर। जैसे ऊपर बनाया वैसे ही नीचे भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वही बात है कि 2n + 1 इंटू पाई की जनरल वैल्यू है फाई की, और अगर ऊपर वैल्यू देखनी हो तो 2n पाई है, और n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, इस बात को विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। और यहाँ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ ऐसा पढ़ने वाले हैं, मान लें कि जो फेज डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, ये मान के चलना है। अच्छा, एक बात और कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि ए मैक्स और ए मिन का क्या रेशियो होगा। वो रेशियो बेटा A1 + A2 डिवाइडेड बाई A1 - A2 होगा। इसी तरह आई मैक्स और आई मिन का क्या रेशियो होगा, ये रेशियो ध्यान दो। आई मैक्स क्या था, रूट I1 + रूट I2 का होल स्क्वायर, और आई मिन क्या था, रूट I1 - रूट I2 का होल स्क्वायर। ये रेशियोज़ हैं, और ये रेशियोज़ आपको याद होने चाहिए कि इंटेंसिटी में स्क्वायर होता है और एम्पलीट्यूड में नहीं होता है जब आप ये काम करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत ये रटा भी हो तो बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा सा ठीक कर दूं, इसको डब्बा अच्छा लगे, फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ पर कुछ बातें क्या कि पहले ही कहा था कि जब इंटेंसिटीज़ थोड़ी डिफरेंट हमने ले ली यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कशन किया था कि कहीं ना कहीं हम लोग एक सोर्स को स्प्लिट करके दो सोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हमें असली सही कोहेरेंट सोर्स मिलता है। वरना हम पहले से ही जानते हैं, 12th में भी हम लोगों ने कर रखा है कि कोहेरेंट सोर्सेज का मिलना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, कि आप दो बल्ब जलाएं और दोनों कोहेरेंट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक सोर्स जलाते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, और उससे निकलने वाली वेव्स, उससे निकलने वाली रेज को एक बैरियर से रोकते हैं, और बैरियर में दो छेद करते हैं, पिन होल करते हैं या स्लिट्स बनाते हैं। उन स्लिट्स से लाइट को निकलने देते हैं। स्लिट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करती हैं, और दोनों से एक ही लाइट निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करने लगेंगे। यानी कि अगर हमें YDSE को देखना है तो YDSE के अंदर हम क्योंकि एक ही सोर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, तो जो मेरी इंटेंसिटी 1 है वो इंटेंसिटी 2 के बराबर होगी, उसको हम I0 बोल देते हैं। इसी प्रकार से जो एम्पलीट्यूड 1 है वो एम्पलीट्यूड 2 के बराबर होगा, जिसको हम A0 बोल देते हैं। ठीक, ये YDSE के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही सोर्स को स्प्लिट करके दो सोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ऐसे समय पे अगर इंटेंसिटी की चर्चा की जाए तो वो I1 + I2
प्लस, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, गलत जगह लिख दिया, 2√I1 I2 इंटू कॉस फाई है। अब I1 I2 की जगह क्या डाल देना चाहिए, I0 टू यहाँ पे I0 और कॉस फाई नॉट। ठीक है, देखते रहिए क्या बना ये 2I0, ये दोनों मिल करके। यहाँ क्या बना 2I0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर यहाँ बनेगा बेटा आपका कॉस फाई। अब आप देखो क्या हुआ, यहाँ से आप 2I0 बाहर ले सकते हो, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस फाई नॉट। और इसी का दूसरा फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो 4I0 कॉस स्क्वायर फाई नॉट बाई 2। ये कॉस 2a का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया, ये बन गया बेटा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप फाई की वैल्यूज़ डालते जाइए, आंसर निकालते जाइए, फाई की वैल्यू डालते जाइए, आंसर निकालते जाइए। ऐसे समय पे अगर आपको आई मैक्स की चर्चा करनी हो तो आई मैक्स आपको तब मिलता है जब कॉस फाई की वैल्यू जो है वो +1 हो जाती है। +1 होने का मतलब जो हमारा आंसर है दैट बिकम्स 4I0। एम्पलीट्यूड्स अगर बराबर नहीं थे तो इंटेंसिटी बराबर नहीं थी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलती थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाए, ये कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाती है, यानी लाइट दिखना ही बंद हो जाती है। लाइट जा रही है, सुपरपोज हो रही है, एक जगह पे लाइट गई और कुछ दिखाई नहीं दिया, ये फिनोमेना हो सकता है तब जब हम एक सोर्स को स्प्लिट करके 2 सोर्स बनाएं, यानी 2 सोर्स की इंटेंसिटी, उनका फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम हो। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न वो पैटर्न है, स्पेशल केस, जो कि आपको दिखाई देता है, परसिस्ट करता है बहुत लंबे समय तक। ध्यान रखें इस बात को। तो मिनिमम और मैक्सिमम, और ये दो फॉर्मूलाज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला भी इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ठीक, अच्छा ये फॉर्म जो है वो कॉस फाई नॉट की है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो +1 और -1 पे मिलेगा। नीचे वाला जो है वो कॉस स्क्वायर फाई नॉट बाई 2 पे है, यानी कि वैल्यू कभी निगेटिव तो जानी ही नहीं है, यानी कि आपको मैक्सिमा जो है वो +1 और -1 दोनों पे मिलेगा, और मिनिमा आपको मिलेगा यहाँ पर 0 पर। ठीक, तो दोनों फार्मूलाज में अंतर है, उनके फॉर्मुलेशंस में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा कंडीशन को देख के चलेंगे। अच्छा एक बात और, इंटरफेरेंस तो पता है हमें, अब कोई ये कहे कि पूरे एक ऑसिलेशन में कितना फेज डिफरेंस आता है, तो जब हम पूरा एक बार ऑसिलेट करते हैं तो 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो पूरे एक ऑसिलेशन के लिए, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कुछ हो सकता है। इसके बाद अगर दोबारा एक और ऑसिलेशन हो गया तो जो फेज डिफरेंस है, मान लो एक ऐसे करके आप वेव बनाइए, साइन के तो आपको दिखाई देगा कि ये एक फेज, ये एक है, ठीक, ये 2 पाई का डिफरेंस आया। अगर और फेज डिफरेंस बढ़ाओगे तो चीज़ें अपने आप को रिपीट करती हैं। तो ये इस पूरे पल्स में फेज डिफरेंस वही फिनोमेना देने वाला है जो पहली पल्स में देने वाला था, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वही 2 पाई से 4 पाई, वही 4 पाई से 6 पाई में रिपीट होगा, यानी सारी कहानी जस्ट रिपीट टेलीकास्ट है। यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो इफेक्टिवली 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई कर सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और बहुत सारी वेव्स अगर एक दूसरे को सुपरपोज कर रही हैं, और अब मुझसे ये कोई कहे या 2 वेव सुपरपोज कर रही हैं, तो उनका एवरेज इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी, तो व्हाट वुड बी एवरेज इंटेंसिटी। तो एवरेज इंटेंसिटी लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, दैट इज़ आई डी फाई, क्योंकि फाई पर डिपेंड कर रही चीज़ें, फंक्शन फाई का बनना चाहिए, और इंटीग्रल डी फाई। यही किसी भी क्वांटिटी के एवरेज लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में सीखा है, पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। तो वहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कहानी होती थी इसलिए पी डी टी लिखते थे, यहाँ पर फेज के डिफरेंस में है तो इसलिए डी फाई लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या करें, देखो ये पूरा हिस्सा तो 2 पाई बनने वाला है, तो यहाँ पे 2 पाई आप बाहर ले लीजिए, ऊपर आप इंटीग्रेशन लगाइए 0 से लेकर 2 पाई तक, और फिर यहाँ पर कॉस फाई का इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, और यहाँ पे बना बेटा हमारा कॉस फाई नॉट, और फिर हमारा बना डी फाई नॉट। ठीक, ये तो ये बन गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ ताकि आपको एक स्टेप में आंसर दिखा पाऊँ। देखो 1/2 पाई तो आप बाहर ले लीजिए,
और उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। इंटीग्रेशन के अंदर आप I1 प्लस I2 को अलग रख लीजिए d5 में, ठीक है, और प्लस लगा के 2√I1 √I2 इंटीग्रल cos फाई d5 आप बाहर रख लीजिए 0 से लेके 2 पाई। और सबको ये पता है कि cos फाई और sin फाई का एक पूरे साइकिल के अंदर जो एवरेज आता है दैट इज़ 0। जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, तो ये 0 बनने वाला है। ये 0 बन गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, 1/2 पाई निकाले बाहर। I1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल d5 लिखिए। I2 बाहर है, बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल d5 लिखिए। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ये इंटीग्रल d5 0 से 2 पाई जो है वो आपको 2 पाई की वैल्यू देने वाला है दोनों में ही। तो आप 2 पाई को कॉमन निकाल लीजिए। 2 पाई जब बाहर आ जाएगा तो नीचे बचा है 2 पाई, अंदर बचा है I1 प्लस I2। 2 पाई कैंसिल आउट, अंदर क्या बचा, I1 प्लस I2। ये आपका I एवरेज है। यानी जब भी वेव सुपरपोज होती है तो आपको अगर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ओवरऑल एवरेज एनर्जी दिखाई देती है। तो आप एवरेज एनर्जी देख रहे हैं, इस बात पे विशेष ध्यान रखें। और जनरली हमें जो दिखाई देता है वो एवरेज एनर्जी ही होती है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। फिलहाल आगे बढ़ें, काम की बातें करें, कुछ सवाल लगाएं, कुछ अच्छे सवाल इंटरफेरेंस के। YDSE पे भी एंटर नहीं किए हैं पर फिर भी हम उसी तरीके के अच्छे इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे एक बेसिक लल्लू सा एग्जांपल अगर चर्चा करें तो बात बनेगी हमारी। जैसे कोई ये कहे कि वेव y1, मैं क्वेश्चन डाल दूं यहाँ पर, इक्वल्स 4 साइन 200πt, ये एक वैल्यू ले ली मैंने। और यहीं पे मैं y2 की जो वैल्यू है वो ले रहा हूँ 3 साइन 200πt। देखो ओमेगा सेम ले लिया है बिल्कुल, प्लस π/2, फेज़ अलग कर दिया। ये दो वेव्स बोली हैं और कह रहा है कि दोनों को सुपरपोज कराइए और सुपरपोज करा के बताइए कि क्या होने वाला है अगर एक ही डायरेक्शन में वेव जा रही हूँ तो क्या होगा। गौर से समझो, इन दोनों को आप सुपरपोज कराइए। इसमें छोटा कौन है, छोटा ये। बड़ा कौन है, बड़ा ये। समझने वाली बात ये थी कि जब हम लोगों ने शुरुआत में सॉल्व किया था तो उसमें A1 और A2 लिया था। A1 वो था जिसका फेज़ छोटा है, A1 छोटा फेज़। ये हम लोगों ने साउंड वेव में एक बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। और A2 वो जिसका बड़ा फेज़। तो तुमको क्लियर दिखाई देता है भाई साहब बड़े फेज़ वाले हैं, तो इसको हम A2 की तरह ट्रीट करें, इसको हम A1 की तरह ट्रीट करें तो अच्छा लगेगा। तो जो मेरी रिजल्टेंट वेव आने वाली है वो आने वाली है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट। और अब आप इसमें वैल्यू डालिए, तो जो A1 की वैल्यू है वो 4 है और A2 की वैल्यू जो है वो 3 है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। और कॉस फाई की वैल्यू जो है वो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है, और यहाँ पर π/2 है। यानी कि मुझे लिखना चाहिए डिफरेंस इज π/2। कॉस π/2 होते ही ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 16 25, 25 का रूट आया 5, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मेरा जो वेव है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 5 है। अच्छा, एम्पलीट्यूड पता चल गया, और क्या पता चलना चाहिए, देखो क्या पता चलना चाहिए। मैं यही कर देता हूँ क्योंकि वेव्स दिख रही हैं। ओमेगा की वैल्यू तो 200π ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि जब दो प्रोग्रेसिव वेव सेम डायरेक्शन में मिलती हैं तो प्रोग्रेसिव वेव ही देती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, तो ओमेगा तो वही रहने वाली है। अच्छा, अब अल्फ़ा की वैल्यू याद कर लो कि जो रिजल्टेंट वेव है वो कितना एंगल फेज आगे रहेगी इस छोटे वाले A1 से। अल्फ़ा की वैल्यू होती है tan इनवर्स A2 साइन फाई, A2 साइन π/2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस π/2। ये कॉस π/2 वाला टर्म तो 0 हो गया। साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो बेटा बचा हमारे पास 3/4। अल्फ़ा की वैल्यू जो या tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 3/4 है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ। tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 आने का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 37 डिग्री से। अब आप क्या करेंगे वो सुने गौर से।
वाई इक्वल्स रिजल्टेंट 5 साइन ओमेगा में कोई चेंज नहीं 200 पाई टी, फिर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 37 डिग्रीज। आप इसको 37 डिग्रीज में लिख दें, पर एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने शुरुआत में ओमेगा जो है वो रेडियंस में लिखा है, पाई में लिखा है, यहाँ 37 में लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। कन्वर्ट इनटू पाई, कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस ऐसे लिख लो। अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे तो सही आंसर आ जाएगा, वरना अधूरा अधूरा आंसर है। अच्छा सवाल है, दिमाग में रखें। नया सवाल देखो, नया सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऐसा कोई ये है, यहाँ पर एक सोर्स है, इसको S1 बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई सोर्स है, इसको S2 बोल रहे हैं। इससे परपेंडिकुलर एक पाथ बना हुआ है, इस पर कोई पॉइंट है P। तो जो सोर्स है ये D दूरी पर है बेसिकली, कैपिटल D डिस्टेंस पे, और ये स्मॉल d डिस्टेंस पे। ठीक, सवाल ये कह रहा है कि जो वेवलेंथ यूज़ की जा रही है दैट इज़ 600 नैनोमीटर्स। तो कोई भी डेटा दे सकते हैं, 600 700 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और सोर्सेज जो हैं वो स्मॉल d की वैल्यू 1 × 10⁻² सेंटीमीटर है, होने तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये कहे कि डिटेक्टर है, डिटेक्टर ये मेरा P है, ये मूव कर रहा है, जो लाइन मैंने बनाई इस पर S1P के अलॉन्ग मूव कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस एट द डिटेक्टर एज इट मूव्स अलॉन्ग द लाइन S1P। इसको S1P लाइन पे घुमाओ आगे पीछे, कहाँ कहीं से कहीं तक भी ले जा सकते हो, 0 to इन्फिनाइट। ऐसे में पूछ रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा ये बताना है, और कब होगा ये बताना है। तो बताओ भाई क्या होगा। एक चीज़ समझो, अगर मेरा पॉइंट P बहुत दूर चला जाए, बहुत दूर का मतलब एट लार्ज डिस्टेंस, यहाँ पर पहुँच गया लार्ज डिस्टेंस पे, यानी कि ये लगभग लगभग दूरी इन्फानाइट हो गई। अब इस इन्फानाइट के लिए ये दोनों दूरियाँ, चाहे S1P हो और चाहे S2P हो, ये S2P और नीचे वाला जो है वो S1P, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं लार्ज डिस्टेंस की बातें करता हूँ तो इन्फानाइट दूरी, इन्फानाइट पे जाने पर ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी, और जब दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, दैट इज S2P माइनस S1P, वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0। तो ये मिनिमम पाथ डिफरेंस का केस है। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कब आएगा वो समझो। तो इसका मतलब जब हम करीब जा रहे होंगे तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस आएगा। अगर मैं S पर ही खड़ा हो जाऊँ तो S1 वाले सोर्स ने कितनी चला, बिल्कुल नहीं, और S2 वाले ने कितना चला, D, बिल्कुल। यही मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ही आप दूर जाओगे तो ये पार्ट डिफरेंस जो है उतना नहीं रह जाएगा जितना पहले था। तो जब हम एट S1 होंगे तो पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स वुड बी मैक्सिमम। दिमाग में इस बात को रखना है। और पहला मैक्सिमा कब मिलेगा, पहला मिनिमा कब मिलेगा, पहला ये कब मिलेगा, पहला वो कब मिलेगा, इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत आसानी से निकल आएंगी। जैसे तुमसे इसी सवाल में मैं ये पूछ लेता कि फर्स्ट मिनिमा कब मिलेगा या किस डिस्टेंस में मिलेगा। बेसिक बात ये है कि किस डिस्टेंस पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो फाइंड D फॉर फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा मतलब हम ज़्यादा दूर नहीं गए हैं सोर्सेस से। तो देखो गौर से, S2P माइनस S1P की वैल्यू λ/2 होनी चाहिए पहले मिनिमा के लिए। ऐसा क्यों, गौर से समझो। डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू आप रखिए 2nπ बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। 2π कट गए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो n आती है। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमा के लिए केस है ये। यही केस अगर आपसे मिनिमा के लिए पूछा होता तो मिनिमा के लिए उसी फॉर्मूले में आप डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लिखते। तो यहाँ आप लिखते 2n + 1 इंटू
पाए, सॉरी लेमडा लिख दिया, पाए बराबर 2 पाए बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कट गया, आया आपका 2n+1 लेमडा बाई 2 बराबर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा जो है वो तब मिलेगा जब n की वैल्यू को जो हम 0 डालेंगे। आप 0 डालें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो लेमडा बाई 2 मिली, और इसी वैल्यू को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया फॉर फर्स्ट मिनिमा। ठीक, अब देखो क्या लिखेंगे, S2p माइनस S1p बराबर लेमडा बाई 2। अब जरा डायग्राम में आइए। अब मैं किसी जनरल दूरी पे खड़ा हूँ, यहाँ की चर्चा कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ जरा, है ना, यहाँ पे खड़ा हूँ, इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये देखो ये, ठीक, ये D है, मुझे ये D ही बताना है, और ये S2p है। S2p का D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, बिल्कुल, तो आपको लिख देना चाहिए S2p की जगह कि बड़ा D स्क्वायर प्लस छोटा D स्क्वायर का रूट। ठीक, और S1p तो D ही था, ये लेमडा बाई 2 है। अच्छा एक चीज़ समझो, जो वेवलेंथ है वो अपने आप में नैनोमीटर्स में दी हुई है, यानी कि बहुत ही छोटी है। D हमारा जो है वो कुछ मीटर्स में आ जाता है, और छोटा d जो है वो मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। यहाँ से आप क्या करो, D स्क्वायर कॉमन ले लो, या मान लो D स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट के साथ आके वो D ही बाहर आएगा। D बाहर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस D स्क्वायर बाय कैपिटल D स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हिस्सा माइनस D बराबर लेमडा बाई 2। अब आप ये असम्पशन लो कि D इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन बड़ा D। स्लिट्स बहुत पास हैं, सोर्सेस बहुत पास हैं, और जिन डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं वो मिलीमीटर्स से तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मिलीमीटर से काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे समय में ये जो टर्म है ये 1 के आगे इग्नोरेबल हो जाएगा, और जब भी कभी ऐसा हो जाए तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दे, D1 प्लस 1/2 D स्क्वायर बाई D स्क्वायर माइनस D बराबर लेमडा बाई 2। अब आप इसको खोल लीजिएगा, तो खोलने पर आपको मालूम चलेगा कि आपने पहले D लिखा प्लस 1/2 D स्क्वायर बाई कैपिटल D, क्योंकि एक D इस D को मार देगा, माइनस D बराबर लेमडा बाई 2। अब देखो ये D कट गए, ये D कटे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, कैपिटल D को अलग कर लीजिए। ठीक, कैपिटल D अलग होकर ऊपर आ गया, आप इस 2 से इस 2 को मार दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी D स्क्वायर्ड बाई लेमडा। ये आंसर आ गया, D स्क्वायर बाई लेमडा। D आपको सवाल में दे रखा है और लेमडा भी आपको सवाल में दे रखा है। पुट द वैल्यूज ऑफ D एंड लेमडा एंड गेट योर आंसर फॉर D फॉर द फर्स्ट मिनिमा। सेकंड मिनिमा पूछ सकता है, फर्स्ट मैक्सिमा पूछ सकता है, थर्ड मैक्सिमा पूछ सकता है। आपको n की पर्टिकुलर वैल्यूज डाल के आंसर निकालने हैं। दिमाग में रखना चाहिए कि तभी निकल के आएगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और वॉट एवर मिनिमा मैक्सिमा, जब हम चर्चा कर रहे होंगे सोर्सेस के पास रहने की। फर्स्ट और सेकंड का मतलब सोर्स से कितना पास हुए हम, पहला मैक्सिमा अचीव हुआ, दूसरा अचीव हुआ, तीसरा अचीव हुआ, और दूर चलते 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 हम इन्फिनिटी की तरफ चले गए, जहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, यानी हमेशा हमेशा मैक्सिमा है। और वैसे इन्फाइनाइट दूरी तक तो इंटेंसिटी जीरो ही हो जाती है, फेड हो जाती है, तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फॉर इंटरफेरेंस, है ना। ये थ्योरी इंटरफेरेंस की शुरू होती है, यहाँ से थ्योरी इंटरफेरेंस की शुरू होगी, और यहीं से हम कहानी जो है रिज्यूम करेंगे अगले लेक्चर में इंटरफेरेंस के अच्छे क्वेश्चंस की, और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, कुछ नए ईयर्स के सवाल, कुछ पुराने ईयर्स के सवाल, जो कि कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी लेके आते हैं। तो कुछ ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग YDSE में एंटर करेंगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।